जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली वाले राजनीतिक दांव पेच में जितने माहिर नहीं हैं, उससे ज्यादा माहिर मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र वाले हैं। अब महाराष्ट्र की जो ये शतरंज की चाल है, ये वास्तविकता में समझने के बाहर हैं, मेरी समझ के परे हैं। ये हो क्या रहा है, आखिर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्या है, कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन किसके नीचे से चादर खींचने का प्रयास कर रहा है। ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, हरियाणा वाले जो समझते हैं कि राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व हैं, और महाराष्ट्र वालों को, मुंबई वालों को राजनीति के लिए इतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो रोजी रोटी कमाने में लगी। ये मेरा भी पहले इंप्रेशन था। जब मैं मुंबई जाता था, कभी राजनीति की बात करता था, तो मुझे दिखता था कि वहां के लोग जो है, दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वो कहते हैं भैया हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है, शाम तक 3-4 हजार रुपए कमाना है, हमको मतलब नहीं है, राजनीति की बात हमसे मत करो। लेकिन अब लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश, बिहार वालों को उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार से एक महायुति है, एक महाविकास अघाड़ी है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में। महाविकास अघाड़ी में तो चलिए थोड़ी बहुत खटपट थी, कुछ जगहों पे खटपट थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में, कांग्रेस के बीच में थी। उन्होंने करीब करीब उसका हल इस प्रकार से निकाला, जैसे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही थी। फिर जब उन्हें लगा कि वो सीटें नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैसेजिंग गलत हो जाएगी, और क्योंकि वहां पे उद्धव ठाकरे का और शरद पवार का चुनाव चिन्ह और उनके नेतृत्व के अंदर ज्यादा प्रभाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, वो आज के तारीख में एनसीपी शरद पवार के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति तो वो समाजवादी पार्टी का हो जाएगा जो जीतेगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि भाई वो शरद पवार कैंडिडेट है क्योंकि चुनाव चिन्ह शरद पवार का है। तो एक प्रकार का इस प्रकार का समझौता हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई अगर कांग्रेस को 1-2 सीटें लड़ानी है, खैर की लड़ानी है या गाजियाबाद की लड़ानी है, तो समाजवादी पार्टी के टिकट पे आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, क्योंकि यहां जो वर्कर है वो समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा है और कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, वहां पे तो करीब करीब मामला जो है सुलटा हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो असली मुझे आनंद आ रहा है, जिसको मैं देख के मुझे लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता अगर सीखनी है तो मराठी लोगों से सीखनी चाहिए। पहला तो ये कि आखिर बीजेपी के बीच में, अजीत पवार के बीच में क्या हो रहा है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच में क्या हो रहा है, और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में क्या हो रहा है, और शरद पवार और अजीत पवार के बीच में क्या हो रहा है। चाचा क्या दांव खेल रहे हैं और भतीजा क्या दांव खेल रहा है। चाचा भतीजे से मात न खाकर जिस प्रकार से अपने भतीजे के खिलाफ उनके भतीजे को खड़ा कर दिया है, माने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, अजीत पवार के सगे भाई के बेटे को शरद पवार ने एनसीपी शरद पवार की टिकट पर अजीत पवार के खिलाफ खड़ा कर दिया। अच्छा, नई नई खबर मिली है कि अजीत पवार की सीट पे एकनाथ शिंदे ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो महायुति की अगर यह स्थिति है कि अगर अजीत पवार जैसे एनसीपी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ एकनाथ शिंदे शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा कर रही है, इसका माने तो महायुति टूट गई है, और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो बुरी हालत में है। एक तो ये इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा जो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, नारायण राणे साहब के 2 बेटे हैं, दोनों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे तो नहीं लड़ाया जा रहा है। वो गए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, और उनके टिकट पे शिवसेना एकनाथ शिंदे के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब कैंडिडेट तो माना जाएगा कि साहब उद्धव ठाकरे ने, ये एकनाथ शिंदे ने इतने कैंडिडेट लड़ाए,
लेकिन वास्तविकता में चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे आपके देवड़ा साहब भी हैं, जैसे आपके शाइना एनसी भी हैं। अबे ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन टिकट से लड़ रहे हैं वो एनसीपी अजीत पवार के टिकट पे या एकनाथ शिंदे के टिकट पे। तो इसका मतलब यह है कि वास्तविकता जो है, जो दिख रही है आपको, मान लीजिए अगर दिखता है फाइनली जब विड्रॉल हो जाता है कि 155 सीटें तो बीजेपी लड़ रही है और करीब 85 सीटें एकनाथ शिंदे लड़ रहे हैं और बाकी सीटें जो है वो अजीत पवार लड़ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या होगी? वास्तविकता यह होगी जब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कितने ओरिजिनल कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत पवार के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट करीब 185 सीटों पे लड़ रहे हैं। अच्छा, 185 सीटों पे लड़ रहे हैं तो जनता को भी मैसेज दे देंगे कि हम एकनाथ शिंदे अजीत पवार को सम्मान दे रहे हैं, और वास्तविकता ये होगी। अच्छा, कल अगर मेजोरिटी में कुछ क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, कोई संभावना हुई कि अजीत पवार या एकनाथ शिंदे कहीं अपनी ओरिजिनल पार्टी में न चले जाए, तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी में जाके उनके चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, बीजेपी में वापस आ जाएंगे। तो बीजेपी को तो फायदा ही फायदा है। मैसेजिंग भी उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी। अच्छा, यही महाविकास अघाड़ी में भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन टिकट वो दूसरे, क्योंकि संख्या दिखानी है कि हमने सबको यथोचित सम्मान दिया है। अच्छा, असली अब जो खेल हो रहा है, जो देखने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं सीखने को मिल रहा है, वो है शरद पवार चाचा जी का और अजीत पवार भतीजे जी का। भाई, जब शरद पवार, ये तो सब जानते हैं कि शरद पवार ने अपने परिवार को जोड़ के रखा था। अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर बनाया, लेकिन मंत्री नहीं बनाया। विधानसभा में जिता के मंत्री बना सकते थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अजीत पवार को आगे बढ़ाया और अजीत पवार को बार बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए। तो ये कहना कि शरद पवार अपने परिवार में भेद करना चाहते थे, ये तो बात उचित नहीं लगती मुझे, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया तो अजीत पवार को था। अपने दूसरे भी भाइयों के बेटों को उन्होंने चुनाव लड़ाया, बल्कि उनके पौत्रों को भी चुनाव लड़ाया, तो शरद पवार पे तो आरोप लग नहीं सकता। अजीत पवार ने कहा, जब बारामती के अंदर अजीत पवार के खिलाफ उनके सगे भाई के बेटे को उनके ही खिलाफ शरद पवार ने खड़ा कर दिया, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने एक गलती की थी कि सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी के खिलाफ अपनी वाइफ को लड़ा दिया था, मैंने तो गलती की थी, लेकिन शरद पवार ने परिवार तोड़ दिया। अब शरद पवार जी ने उसका जवाब दिया, वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगता है, कन्विंसिंग लगता है। उन्होंने कहा, भाई मैंने तो इस परिवार को बारामती से जिस पार्टी की शुरुआत की और मैंने की, और जितने भी अपने परिवार के भाइयों के सब बच्चों को, सब मेरे साथ रहते थे, भाई मेरे साथ रहते थे, सबको मैंने बढ़ाया, अजीत पवार को मैंने बढ़ाया, और मेरी बेटी के खिलाफ अपने, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अजीत पवार को बनाया गया। तो अगर परिवार को तोड़ने का किसी पे आरोप लगता है, वो अजीत पवार पे लगता है, और अजीत पवार ये कहे कि वो मेरी गलती थी और ये परिवार तोड़ने की बात है, तो ये तो बात किसी के गले से नहीं उतरती। अच्छा, ये भी बात समझ में आती है कि भाई घर का कोई बुजुर्ग है, 84-85 साल की उम्र है, और आपको उसने आगे बढ़ाया, चलिए आप उस चीज का एहसान नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन ये कहना कि अब बुढ़ों का संन्यास लेने का समय आ गया है और अब जवानों को आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया, आप उनके साथ एहसान फरामोशी कर रहे हैं। तो जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से और शरद पवार की तरफ से कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ ये धोखा देने के लिए हुआ। अच्छा, उसके बाद जब शरद पवार ने यह भी कहा, भाई अजीत पवार जब आप महाविकास अघाड़ी में थे तो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और जब आप वहां युति में आए तो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। महाविकास अघाड़ी में आपको परेशानी थी कि आपको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया, तो महायुति में जाके आप कौन से चीफ मिनिस्टर बन गए, वहां भी आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। तो इसका मतलब यह है कि आपका मकसद केवल धोखा देने का था। अच्छा, अजीत पवार ने यह कहा एक कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज के, उन्होंने ये कहा कि हमारे विधायक इसलिए गए क्योंकि उनके क्षेत्रों के काम नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो भी अपोजिशन में बैठे, जो सत्ता में ना है, उसके सारे विधायक जो है वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाए।
तो ये दल विरोध और जनता का समर्थन, वोटर्स का समर्थन सिद्धांत के आधार पे कि साहब ये प्रो डेमोक्रेसी है, ये एंटी डेमोक्रेसी है, उन चीज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब जो सत्ता में आएगा, जिसकी डबल इंजन की सरकार होगी, काम कराने के लिए और सीबीआई ईडी से बचने के लिए आप सत्ता पक्ष में शामिल हो जाएंगे। तो फिर ये सारे किसान के मामले और जो अग्निवीर के मामले हैं, इनकी बातें उठाकर आप विपक्ष पे जीत तो जाएंगे, सत्ता पक्ष का विरोध करके जीत तो जाएंगे, लेकिन फिर अंत में आपका क्या होगा? जैसा जजपा में हुआ, दुष्यंत चौटाला बंद तो गए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इस बार उनकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई, सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई, एक भी नहीं सीट जीत पाए। तो अजीत पवार क्या उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो अजीत पवार को अगर 45-50 सीटें मिलती हैं, उसमें 10-15 सीटें बीजेपी के लोग उनके चुनाव चिन्ह पे लड़ते हैं, उसमें 10-15 जीत जाते हैं, तो क्या अजीत पवार जैसे परिपक्व नेता को यह अंदाजा नहीं हो रहा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या है? या वो ये सोच रहे हैं कि इस समय मैं अपना ईडी सीबीआई से बचा रहा हूं और उसके बाद अगर मेजॉरिटी किसी को क्लियर कट नहीं मिलती है तो मैं चाचा के पास चले जाऊं? अब पूछा गया वहां कॉन्क्लेव में उनसे स्पष्ट रूप से कि इस बार जब आप बीजेपी में गए थे, महायुति में गए थे, तो क्या चाचा ने परमिशन दी थी? उन्होंने कहा नहीं, इस बार नहीं दी थी, पहले 15-20 साल पहले ये किस्सा हुआ था तब उन्होंने परमिशन दी थी, इस बार मैं अपने मन से गया था क्योंकि मेरे पे विधायकों का दबाव था, क्योंकि उनके क्षेत्रों का काम नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जो चालें चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे अजीत पवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, फिर नवाब मलिक साहब ने सारे चीजों को धता बताते हुए, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को धता बताते हुए, और अजीत पवार ने भी हाईकमान को, बीजेपी की हाईकमान को अंगूठा दिखाते हुए नवाब मलिक को टिकट भी दे दिया है, सिंबल भी दे दिया और इलेक्शन भी लड़ा दिया है, उनकी बेटी को भी टिकट मिल गया है। मैंने जिस नवाब मलिक पे आरोप लगा रहे थे कि दाऊद इब्राहिम का आदमी है और उसके साथ डीलिंग करता है, वो महायुति के अंदर उसके परिवार के 2-2 लोग चुनाव से लेके लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जो व्यक्ति 2 चुनाव, बेटी भी लड़ रही है और पिताजी भी लड़ रहे हैं, वो केवल वो पार्टी है जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये दाऊद इब्राहिम के सहयोगी हैं और उनके साथ इनकी लैंड डील्स का मसला है। तो देखिए, राजनीति मुझे महाराष्ट्र की कुछ समझ में नहीं आ रही है, और ये समझने के लिए अभी हमको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन के बाद क्या राजनीति होगी, क्योंकि फिर अजीत पवार कह देंगे कि जनता के हित में, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली है इसलिए मैं उधर चला जाता हूं, एकनाथ शिंदे कहीं उद्धव ठाकरे के पास न चले जाएं, रिवर्स माइग्रेशन ना हो जाए। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम वॉचिंग द कंप्लीट सिनेरियो महाराष्ट्र वेरी क्लोजली। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। you